एक औरत जो न जाने कब से नंगे पांव रेगिस्तान की धधलती बालू में भागती रही है। मैं उत्तर के दूर गांव से आई हूँ। एक औरत जो न जाने कब से धान के खेतों और चाय के बागानों में अपनी ताकत से ज्यादा मेहनत करती आई है। मैं पूरब के अंधेरे खंडहरों से आई हूँ, जहाँ मैंने न जाने कब से नंगे पांव अपनी मरियल गाय के साथ खलिहानों में दर्द का बोझ उठाया है। उन पंचारों में से जो पूरी दुनिया में भटकते फिरते हैं। मैं मजदूर औरत हूँ जो अपने हाथों से फैक्ट्री में भीमकाय मशीनों की चक्की घुमाती है। वो मशीनें जो उसकी ताकत को ऐन उसकी आंखों के सामने दिन रात नोचा करती है। एक औरत जिसके खून जिगर से खूंखार कंकालों की प्यास बुझती है। एक औरत जिसके खून बहने से अमीरों का मुनाफा बढ़ता है। एक औरत जिसके लिए तुम्हारी बेहया शब्दावली में एक शब्द भी ऐसा नहीं जो उसके महत्व को बयां कर सके। तुम्हारी शब्दावली केवल उसी औरत की बात करती है जिसके हाथ साफ हैं, जिसकी त्वचा नर्म है, जिसका शरीर मुलायम है और जिसके बाल खुशबूदार हैं। मैं तो वह औरत हूँ जिसके हाथों दर्द की पहली छुरियों ने घायल कर दिया है। एक औरत जिसका बदन तुम्हारे अंतहीन और शर्मनाक कमर तोड़ कामों ने तोड़ दिया है। एक औरत जिसके खालों में रेगिस्तानियों की झलक दिखाई देती है। एक औरत जिसके बालों में फैक्ट्री के धुएं की बदबू आती है। मैं एक आजाद औरत हूँ। एक औरत जो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैदान पार करती है। एक औरत जिसने मजदूर के मजबूत हाथों और किसान के बलवान भुजाओं की रचना की है। मैं खुद भी एक मजदूर हूँ, मैं खुद भी एक किसान हूँ। मेरा पूरा जिस्म दर्द की एक तस्वीर है। मेरी रग रग में नफरत की आग दौड़ती है और तुम कितनी बेशर्मी से कहते हो कि मेरी भूख सिर्फ एक भ्रम है और मेरा लंगापन एक ख्वाब। एक औरत जिसके लिए तुम्हारी बेहुदा शब्दावली में एक भी शब्द ऐसा नहीं जो उसके महत्व को बयान कर सके। एक औरत जिसकी आंखों में आजादी की आग है। एक औरत जिसके हाथ काम करते करते सीख गए हैं कि संघर्ष का परचम कैसे उठाया जाता है। आइए तो सुनाते हैं आपको एक कहानी, छोटी सी कहानी, छोटी सी बिटिया की छोटी सी कहानी। चलो मेघा खेल खेलते हैं। दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छह। मैं कहाँ मर गई है? हम चीलम भरने को दिया था, 1 घंटे को हो गई, आई नहीं। दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छह। क्यों रे? ये घर है स्कूल? 1 घंटे से काम से आए हो गया कोई क्या मुझे? और तू है कि यहाँ ये क्या कर रही है? पापा मैं याद कर रही थी, मासी जी कहते घर में पढ़ा करो, समझ ना आए तो पापा से पूछ लिया करो। अरे बाबा से पूछ लो, बाबा से पूछ लो। अगर यही करना तो घर पे रह। स्कूल क्यों जा रही है? कौन सा तुझे दफ्तर जाना है? मास्टर जी कह रहे थे कल किताबें जरूर लेकर आना, नहीं तो नाम काट देंगे। अब कह रहे थे कि वर्दी धुली होनी चाहिए, नहीं कल इंस्पेक्टर साहब आने वाले हैं। अरे ये कमबख्त स्कूल वालों को ना बच्चों का मन बहलाने के सिवा कुछ आता है क्या? यहाँ दाने के लाले पड़े हैं, छप्पर चूड़ा है, उसको मैंने ठीक नहीं करवाया। और ये है कि खिलौने चाहिए और ये धुली वर्दी चाहिए। कल से स्कूल जाना बिल्कुल बंद। नहीं बाबा मैं स्कूल जाऊंगी बाबा। अरे तेरे भाई को पढ़ा रहा हूँ ना, उसमें ही मेरी कमर टूटी जा रही है, ठीक है? नहीं बाबा प्लीज मुझे जाने दो बाबा, कल स्कूल जाना है। अरे बिटिया 10 साल की हो गई है, इतनी छोटी नहीं रह गई है, ठीक है? तेरे लिए कल काम ढूंढ दूंगा, काम कर जा करके, ठीक है? बाबा एक रस्सा ला दो शाम को खेलने के लिए। अरे इसीलिए मैं कहता हूँ बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए। स्कूल भेजो तो फीस के खर्चे, कॉपी किताब के खर्चे, खिलौने के खर्चे। अब ये रस्सा
एक भला हो तो मानू। रस्सा ला दो बाबा, एक रस्सा ला दो। अरे उसी में फांसी लगा के मर जा। तेरी माँ तो मर रही है ना, तू भी मर जा। एक बेटा है, उसको किसी तरह से पालूंगा मैं, समझी। 5 साल से तनख्वाह नहीं बढ़ा। तनख्वाह बढ़ाने के नाम पर पे ये लोग कहते हैं तालाबंदी की धमकी देते हैं। स्कूल जाएगी। जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी, मैं स्कूल जाऊंगी। सब सुबह अच्छे कपड़े पहन के बस में बैठ के जाएंगे, मैं भी स्कूल जाऊंगी। अरे उनकी चिंता स्कूल की फीस है ना, तेरे बाबा की उतनी पगार है। चल जा, आटा लेके आना यहाँ से। बाबा वह आटा नहीं देता। अरे उधार देता है, कोई भीख नहीं देता वो। बाबा का बेटा कहता है। क्या कहता है? कहता है कि अगर उधार में आटा चाहिए तो शाम को दुकान बंद होने के बाद आया कर। अरे उस सुअर के बच्चे को अगर उधार नहीं देना रहता ना, तब मैं बताता साले को। एक दिन बाबा की फैक्ट्री में तालाबंदी हो गई। झंडा हाथ में लेकर चिल्लाते हैं, हड़ताल हमारा नारा है, संघर्ष हमारा नारा है। अब मुझ पे उतना जुल्म नहीं होता, लेकिन बोझ अब भी मैं हूँ, इसलिए मेरा लगन तय हो गया। आज फेरे हैं। लड़का भैया की मिल में 8,000 रुपए महीना तनख्वाह पाता है। हरि ओम ज्ञानो भद्रः कर्तव्यो यन्तो विश्वतः। हाथ जोड़कर दीपक का ध्यान करें। अरे उस दीपक का नहीं, इस दीपक का ध्यान करें। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनो हरि स्वाहा। हाँ तो बेटा, तुम सास ससुर की आज्ञा मानोगी, पति को साक्षात भगवान जानोगी। पहले उन्हें खिलाओगी, उसके बाद खुद खाओगी। अगर पति ससुर अन्याय भी करे तो उसको न्याय मानोगी, कभी पलटकर उत्तर नहीं दोगी। आंखें सदा नीची रखोगी, घर का काम काज संभालोगी। सबसे पहले कोई काम ढूंढोगी, उसके बाद सुबह उठकर मार्केट जाओगी, सब्जियां लेकर आओगी, फिर कुएं से पानी बाबा का हुक्का भरोगी और घर की साफ सफाई। आखिर पूरे घर गृहस्थी तो आज से तुम्हें ही संभालना है। इस घर में आराम नहीं, घर का काम सब कुछ करने आई हो। अपनी सास के साथ घर के काम में हाथ बटाओ, सारा काम संभालोगी। तथास्तु। इस तरह गृहस्थी की चक्की में पिसते पिसते 8 बरस निकल गए। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, कमजोर, गंदे और चीपी करते हुए। 25 साल की होते हुए भी 40 साल की महिला लगती हूँ। सवेरे उठ के घर का सारा काम करती हूँ, फिर चक्की जाती हूँ गेहूं साफ करने के लिए, फिर दोपहर का सारा काम निपटाकर फिर जाती हूँ काम करने के लिए, फिर शाम ढले आती हूँ, फिर काम। और ससुर जी के मरते ही मेरा पति शराबी हो गया। दिन रात मारपीट और गाली गलौज करता है और थाने में इसका नाम भी दर्ज है। गुन्ना चूर हो गए। अरे चिल्लाने से जग गया है। अरे तो चुप करा इसे, तो उठा के बाहर रख दे। क्या होगा इन बच्चों का? दिन भर आवारा घूमते हैं, पढ़ाई लिखाई का कोई प्रबंध नहीं। लगता है बड़े होकर अपने बाप पर ही जाना है इन्हें। नहीं, मेरे बच्चे बड़े होकर नौकरी करेंगे, भले उन्हें मुझसे दूर किसी और शहर जाना पड़े। हमेशा से अकेली थी, फिर अकेली हो जाऊंगी, चक्की से निकाल दी जाऊंगी तो पता नहीं किसके दरवाजे जाऊंगी। हे भगवान, तू ही कुछ कर। अरे भगवान क्या कर लेगा, उसे क्या पड़ी है तेरी, उसे तो सेठ जी का बंगला पसंद है। चढ़ावा भी महंगा ही लगाता होगा। बातें करते हैं, अगर अच्छी सोहबत में रहते तो आज घर का ये हाल नहीं होता। अच्छा डरा दिया है? आदमी को कहीं चैन ही नहीं है। फैक्ट्री में जाओ तो सुपरवाइजर की भाव और घर में तेरी दहेज का नाम दे इसके बाप को साफ सुन गया था। यहाँ बेटी के और ठिकाने नहीं है। जाके घर का काम कर।
बाप के, भाई के, पति के ताने और बदतमीजों को सहना तमाम हो गया। बच्चे जन्ना, भूखे रहना, करना सदा मेहनत, कमर तोड़, और इससे कई ज्यादा दुख औरत के हिस्से आते हैं। कमजोरी का उठा फायदा गुंडे उसे सताते हैं, और पुलिस और दरोगा वो तो दूर से ही खड़े ताकते और मुस्कुराते हैं, क्योंकि रात के अंधेरे में वो खुद भी ये कर जाते हैं। तो औरत की हालत का यही एक किस्सा है। तो झलकी आगे देखो, जो जीवन का हिस्सा है। मैं औरत का एक और रूप हूँ। स्कूल पास किया है मैंने, लेकिन बड़ी मुश्किल से घर वालों को रोज कॉलेज जाने के लिए मनाया है। बस कॉलेज में दाखिला लेने जा रही हूँ। कौन है भाई? नेक्स्ट अगले कैंडिडेट को अंदर भेजो। नमस्ते सर। नमस्ते सर नहीं, गुड मॉर्निंग सर का हो। न जाने कहाँ से फटीचर फुट चले आते हैं। हाँ, आपके कागजात? हिंदी, मैथ, बायोलॉजी, साइंस। क्या है What is all सब? this? What is all this? अरे मैडम, यहाँ तो बस मिलिट्री साइंस और चाइल्ड साइकोलॉजी में ही सीटें खाली है। अब तुम्हारा क्या होगा? तुम्हें पता है किताबों का खर्चा कितना है? पूरे 5,000 रुपए। कॉलेज की महीने की फीस पूरे 8,000 रुपए है। बिल्डिंग फंड के पूरे 1,500 रुपए पड़ते हैं। लैब चार्जेस पूरे 6,000 रुपए। कुल मिलाकर 20,000 दे पाओगी? मुझे दाखिला दे दीजिए सर। मुझे फिजिक्स पढ़नी है। मुझे फिजिक्स पढ़ के इंजीनियर बनना है। और बात रही फीस की, तो वो मैं ट्यूशन की क्लासेस देकर दे दूंगी। ट्यूशन की क्लास पढ़ाएगी? अच्छा ये बताओ, अगर तुम ट्यूशन पढ़ाओगी तो खुद कब पढ़ोगी? और जब खुद ही नहीं पढ़ोगी फिर तो फेल हो जाओगी, और उससे कॉलेज का नाम बदनाम होगा ना। खैर, तुम्हें दाखिल किया जाए। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना। मैं बताता हूँ, इस कॉलेज की अपनी एक परंपरा है, अपने रूल और रेगुलेशन है, समझ गई? यहाँ कोई भी लड़कियाँ लड़कों से बात नहीं करती। कोई भी लड़की कैंटीन में नहीं जाती। हाँ, पॉलिटिक्स और प्रोटेस्ट हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल समझ नहीं। गई? बिल्कुल नहीं। अब जाओ, जाकर बाहर फीस जमा कर दो। हाँ, जाओ। जाओ फीस जमा करो। खैर दाखिला हो गया, लेकिन आजकल लड़कियों के लिए रोज घर से कॉलेज और कॉलेज से घर जाना कोई हंसी खेल नहीं है। लगता है जैसे पूरा शहर शौहदों और गुंडों से भरा पड़ा है। लड़की देखते ही भेड़िए की तरह झपट पड़ते हैं। ये पुलिस वाले दांत फाड़ के देखते क्या हो? कुछ बोलते क्यों नहीं है? अरे तभी इससे बात कर, बड़ी दरोगन बनती है। अरे इतनी दिक्कत है तो अपने खुद का घर से क्यों नहीं आती? तू अपने टैक्सी लेके क्यों नहीं आई? आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, तुझे लंदन पेरिस घुमाऊंगा। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, तुझे लंदन पेरिस घुमाऊंगा। तो ये रोज होता है। सब हंसते हैं और शरीफ आदमी गुंडों से घबराते हैं, और पुलिस में तो कुछ वर्दीदारी गुंडे भी भरे पड़े हैं। जैसे तैसे कर मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली। फराटेदार इंग्लिश बोलने वाले बच्चे अच्छे नंबरों से पास हो गए और मेरी आई 2nd डिवीजन। अब मैं काम ढूंढने जगह जगह पर गई इंटरव्यू देने के लिए। अब एक जगह इंटरव्यू देने जाती हूँ तो वहाँ पर क्या देखती हूँ कि हमारे कॉलेज का गुंडा उस ऑफिस का मालिक बना बैठा है, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे मेरी डिग्री में दिलचस्पी है या मुझ में। मैडम, आपको तो 2nd डिवीजन है, कंप्यूटर में क्या आता है? सर मुझे कंप्यूटर नहीं आता। तो फिर क्या आता है? अच्छा, दफ्तर का 15 साल का एक्सपीरियंस है? नहीं सर, अभी तो मेरी उम्र 20 साल है। हाँ, लेकिन मैंने साइंस से पढ़ाई करी है तो वो सभी याद है मुझे। साइंस? फिर तो आपको काले को सफेद और सफेद को काला करना अच्छे से आता होगा। मैं समझी नहीं सर। अरे मैडम, कुछ नहीं है, बस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का धंधा होता है। यहाँ काले को सफेद और सफेद को काला किया जाता है। आपकी डिग्री किसी काम की नहीं, आप जा सकते हैं। आप जा सकती है। आप जा सकती हैं, आप जा सकती हैं, आप जा सकती हैं, आप जा सकती हैं। हर जगह यही सुनने को मिलता है। क्या करूं मैं अब इस डिग्री का? क्या करूं मैं इस डिग्री का? एक दिन मैंने देखा कि कुछ लड़के लड़कियों का जुलूस जा रहा था। बेरोजगारी बंद करो, बंद करो, बंद करो, बेरोजगारी बंद करो, बंद करो, बंद करो, बेरोजगारी बंद करो, बंद करो, बंद करो, बेरोजगारी बंद करो, बंद करो,
बेरोजगारी बंद करो, बेरोजगारी बंद करो। और अचानक से वहां पर पुलिस आ गई और पुलिस सबको पकड़ कर ले गई और मुझे भी पकड़ कर ले गई। पूरे 4 दिन हवालात में बंद रखा, पूरे समाज में नाक कट गई थी और नौकरी तो मिली ही नहीं। अब घर में पिताजी बहुत नाराज हुए। लड़की बदजन हो गई है। मैं कहता था इसे कॉलेज बंद हो जाओ, बाहर की हवा लेते ही पर निकल आएंगे। अब मैं अपनी बिरादरी में क्या मुंह दिखाऊंगा? ऐसी लड़की को भला बस कहाँ मिलेगा? हे राम, तू ही कुछ कर। बीवी हो, माँ हो या वो हो किसी की घर की बेटी, कॉलेज में पढ़ने जाती हो चाहे कोई भी लड़की, समाज में हरदम रहती है वो पीछे, मुंह पर लगे हैं ताले, नजर उसकी है नीचे। और सबसे बुरी हालत तो है उस बदनसीब की जो करके मजदूरी चलाती है अपनी जीविका। कॉलेज में हो, फैक्ट्री में या खेत में, रहती है वो जुल्म की चपेट में। आओ दिखाओ तुमको एक ऐसी ही नारी, फैक्ट्री में काम करती है जो बेचारी। बुढ़िया, क्या हाथ टूट गया तेरे? अरे अच्छी खासी हट्टी कटी नजर आती है, फिर भी हरामखोरी। अरे नहीं है तेरे बस का तो घर में बैठ, बहुत मिल जाएंगे बाहर। लाइन लगी रहती है, लाइन। अरे सुनाई दे रहा है? सबके बराबर का काम करती हूँ, फिर भी कम दिहाड़ी देते हो। ऊपर से ये डांट डपट, ये कहाँ का न्याय है? जवान चलाते बुढ़िया। आज तो तुम्हारा ठीक नहीं हुआ तेरे साथ, खबरदार। अच्छा, बहुत बुरा होगा, बता ही देते हैं। अच्छा, हाँ, ये दे भाई। अरे बुढ़िया, बाहर निकल यहाँ से, आज से तेरी नौकरी खत्म। सरकार, नहीं सरकार, मुझ पे ऐसा जुल्म मत करो, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ सरकार। अरे काकी, क्यों हाथ जोड़ दिए? क्यों खुद को गिरा रही है? ये यूनियन किस काम आएगी? हाँ सही बात है। अरे तू अर्जी लिख, हम तेरे साथ हैं। हाँ, हम तेरे साथ हैं। ना भैया, हमारे वहाँ औरतें अर्जी नहीं लिखा करे और ये मुझसे ना होगा। मैं तो सब भगवान के ऊपर छोड़ देती हूँ, सेठ जी से माफी मांग लेती हूँ। अरे काकी, भगवान ही तेरे होते तो बुढ़ापे में ये दिन देते। अरे तुम सब चुप करो, तुम्हारा तो काम ही है फजूल में हुल्लड़बाजी करना। बस तुमको बहाना चाहिए लड़ने और झगड़ने का। देखो भाई, ना मेरे अंदर लड़ने की ताकत है और ना मेरे पास इतना वक्त है। मैं सेठ जी से माफी ही मांग लूंगी। अरे काकी, मान जा। अरे मान जा। सरकार, सरकार, सरकार मुझे माफ कर दो सरकार। इन लोगों की वजह से मुझसे काहे नाराज होते हो? मेरा घर जो तुम्हारी ही दया से चलता है सरकार, मुझे काम पे रख लो। बुढ़िया, मुझसे निकली बात पत्थर की लकीर है। एक बार कह दिया ना, नहीं है तेरे यहाँ कोई काम। जा अपने हमदर्दियों के पास और बोल उनसे, दिलवा दे कोई नौकरी। अगर है हिम्मत तो रखवा दे कहीं काम पर। पर सरकार, अरे चली जा। भेड़िए से रहम की उम्मीद छोड़ दो, सदियों पुरानी अपनी इन भेड़ियों को तोड़ दो। आ चुका है वक्त अब इस बार या उस बार का, रोज जाहिर हो चुका है असली जिम्मेदार का। जोर जुल्म की टक्कर में, जोर जुल्म की टक्कर में। ये काम क्यों रुक गया? जब काम पे लगा सबके सब, ये मेरा ऑर्डर है। जब तक इसे काम पर नहीं लोगे, काम शुरू नहीं होगा। एक बार कह दिया ना, कोई काम नहीं है, मतलब नहीं है तो हड़ताल होगी। हम बढ़िया हरामखोर
इसकी निर्देशिका थी गायत्री टमटा। एक्चुअली ये नाटक नुक्कड़ नाटक की फॉर्म में नहीं है और प्रोसीनियम जी धन्यवाद। ये इंटीमेट की तरह इसमें एक्टर बिल्कुल आपके आमने सामने होकर बात करते हैं, तो ये इंटीमेट की एक शैली है जो आपके सामने प्रस्तुत की गई। मैं इस नाटक की निर्देशिका गायत्री टमटा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने आर्टिस्ट लोगों का परिचय कराएं। धन्यवाद। मैं विनीता जी जो थी महिला के किरदार में विनीता रितंजय जी। मेघा आपने देखा होगा सूत्रधार के किरदार में। उपासना को आपने देखा होगा एक बच्ची के किरदार में, और संजना को आपने देखा एक वृद्ध महिला के कला के रूप में। उसके बाद सुधीर को आपने देखा मालिक बने हुए, दूल्हा बने हुए 2-3 किरदारों में, और इन्हें बहुत जल्दी भी याद हो जाता है, एक ही दिन में इन्होंने पूरी स्क्रिप्ट रख ली थी। उसके बाद शेखर जी को आपने देखा पिताजी के किरदार में। सैयद इक़्तिदार अली जी जो हैं ये हमारे बहुत सीनियर कलाकार भी हैं, और इसमें आपने पिता की भूमिका में देखा। उसके बाद अमित बहुखंडी जी को आपने देखा होगा ब्राह्मण के कलाकार उसमें रूप में। उसके बाद पंकज डंगवाल जी जो हैं ये भी अभिनेताओं के और अपने ऑफिस के उसमें कई किरदारों में इन्हें आज देखा। उसके बाद है हिमांशु, इन्हें भी आपने देखा होगा लीडर बने हुए, सरंता वो बने हुए। और ये जो है प्रियांशी हैं, ये अभिनयी है और आज इन्होंने मुन्नी का किरदार किया और अच्छी तरह से कोशिश करी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जन संवाद समिति के सचिव सतीश धौलाखंडी से कहूँगा कि वो सूक्ष्म शब्दों में अपनी बात रखते हुए